जय हिंद, नमस्कार। आज हम चल पड़े हुए हैं बेहतरीन सेगमेंट कोहल वर्ग और थ्योरी के साथ करेंगे एनालिसिस क्वेश्चन का। चलिए शुरू करते हैं। ये कोहल वर्ग महोदय क्या है भाई? इनके कहानी के पात्र यूनानी कहानी के पात्र हिंज अर्थात हाइनस, जिनकी पत्नी थी कैंसर ग्रसित और रेडियम नाम की दवाई एकमात्र डॉक्टर ने इजाद की थी। अब पैसे तो पूरे थे नहीं भाई, क्या करे? पत्नी को मरने छोड़ दे या दवाई दुकान का ताला तोड़ दे? दो दुविधा के नैतिकता के रास्ते बनते हैं। तो कितने चरण दिए कोहलबर्ग ने? आप कहेंगे 3, और उपचरण की बात की जाएगी तो 6। पहला है प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष, पूर्व परंपरागत अवस्था। और इसके अंतर्गत 2 उप अवस्थाएं, सब स्टेजेज। पहला है आपका ओबेडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखता, यानी दंड एवं अनुशासन, यानी दंड के आधार पर बच्चा किसी गलत कार्य को नहीं करना चाहता। दूसरा देखेंगे ना, व्यक्तिवाद और लेन देन, जिसे हम इंडिविजुअलिज्म या एक्सचेंज, इसी को इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। आगे आप देखेंगे, ये पहला है क्या? पूर्व परंपरागत। तो दूसरा याद रखिएगा मित्रों, परंपरागत 10 से 13 वर्ष। और इसके भी 2 तर्क के सब स्टेज बनेंगे, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और दूसरा कानून एवं क्रम व्यवस्था, कानून एवं क्रम, सोशल लॉ एंड ऑर्डर। और तीसरा है मित्रों पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत अवस्था। और इसके भी 2 उप अवस्थाएं, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और यूनिवर्सल एथिकल अर्थात सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय अभिविन्यास या अवस्था। तो ये 6 स्टेज हो गए। अब 6 में क्या क्या विशेषताएं हैं इसे तो देख लें। 13 से ऊपर, 13 से ऊपर की अवस्था पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक। अच्छा, ये कोई एक्सपेरिमेंट किया गया था क्या? प्रयोग किया गया था? नहीं। ये जो कोहलबर्ग के सिद्धांत है ना, ये यूनानी कथा पर आधारित है, हाइनस अर्थात हिंज, ठीक है, हाइनस। तो ये क्या है? कन्वेंशनल स्टेज अर्थात मॉरल कन्वेंशनल, नैतिक तर्क, नैतिक तर्कणा को प्रकाशित करता है। नैतिक दुविधा, मॉरल डायलेमा, नैतिक तर्कना, मॉरल रीजनिंग को प्रकट करता है। तो तार्किकता, तर्क के आधार पर इन्होंने, आगे हम लोग देखेंगे, कैरोल गिलिगन जो आलोचना करते हैं, कहते हैं अरे बाबा पुरुष थे हिंज, तो स्त्रियों में नैतिकता नहीं होती क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग तर्क भी देखेंगे। अच्छा, मैं इससे पहले थोड़ा क्वेश्चन आपको दिखा दूं, क्वेश्चन कैसे कैसे खतरनाक पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में। ये देखें, प्यारा सा प्रश्न आपका 15 दिसंबर 2024 का पूछा गया, और पढ़िएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। लेट्स स्टार्ट। कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्थाओं के, नैतिक व्यवस्था की अवस्था कितनी अवस्थाएं भाई? 6 अवस्थाएं हैं, है ना? 6 उप अवस्था के निर्धारण का आधार, कहता है बेस क्या है? व्हाट इज द बेसिस? व्यक्ति की आयु, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर विपक्ष में या फिर चोरी के पक्ष में। चोरी करना गलत बात है, वरना सजा हो जाएगी। और यदि क्रम की बात करें, यानी ये तर्क की ओर इशारा कर रहा है, और यह बी नंबर तो हमारा सही हो जाएगा। फिर है व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। जी हाँ, तर्क इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इनका जो सिद्धांत है पियाजे के तर्कना, नैतिक तर्कना सिद्धांत से अनुप्रेरित, और उसी पर इन्होंने संशोधन किया। तो इनका जो सिद्धांत है वो भी रीजनिंग वाला है, तर्क कि अरे बाबा आज तो पापा जी की तबीयत खराब है, मैं आज एग्जाम देने जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरा एग्जाम भी है, पापा जी का तबीयत भी खराब है, सेवा करनी है। ऐसे तर्कना के रास्ते बन जाते हैं। ए जी सुनते हैं, ये हरा वाला साड़ी बहुत खूबसूरत है, ये पीरका वाला भी बहुत पसंद आ रहा है, क्या करे, दोनों कसा ले क्या? मतलब दो रास्ते बनते हैं जीवन में, ये करें या वो करें। तो ये दुविधा है, मोरल डायलेमा, और डिसीजन ले करके हम तर्कना के स्तर पर दिस इज द राइट, है ना, तर्क के आधार पर आप पाएंगे व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर विपक्ष में, नहीं नहीं ये करना गलत बात है, ऐसे तो इससे सजा हो जाएगी। चोरी के पक्ष में, नहीं, हाइनस जो था हिंज, उसने पत्नी की जान बचाने के लिए दवाई की चोरी की, पक्ष में। और विपक्ष में पत्नी की जान तो बचा लिया, चलो ठीक है, लेकिन चोरी करना तो गलत बात है, तो विपक्ष में तर्क, ये तर्क की ओर ही इशारा कर रहा है मित्रों। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या होगा, बी और सी, डी नंबर। सर फिर आयु, आयु निश्चित नहीं किया गया है, और व्यक्ति की आयु यदि ऊपर के स्टेज में देखा जाए तो ये गलत होगा। क्या 13 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद तर्कना नहीं पाई जाती? तो आयु को फिक्स नहीं किया गया है, इसीलिए ये उत्तर नहीं होगा। अगला प्यारा सा प्रश्न देख रहे हैं, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए एकदम खूबसूरत सा, बी और सी, ठीक है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की नैतिक अवस्था का निर्धारण उसके उत्तर देना, कि चोरी कर लिया, अरे क्या करता, भूखे है, भूखे मर जाता, इससे बढ़िया तो चोरी ही कर लिया, पक्ष में, या फिर विरोध में, फिर जेल तो हो जाएगी, समाज में अराजकता फैल जाएगी। उस स्तर के पीछे का जो तर्क है ना, उसके आधार पर किया जाता है। आयु के आधार पर जो पहला दिया गया है ना, ए नंबर, वो गलत हो जाएगा। नैतिक अवस्था तय करने का मूल आधार नहीं है, क्योंकि मेन आधार नहीं है। जो कोहलबर्ग हैं उन्होंने 4 से 10 वर्ष, 10 से 13, 13 से अबव, ऊपर के स्टेज के बारे में बताया, लेकिन ये मेन आधार नहीं है, बेस नहीं है। कई जगह आप देखते होंगे डिफर करता है उम्र। कोहलबर्ग ने यह स्पष्ट किया कि उत्तर के पीछे तर्क यानी रीजनिंग दर्शाता है कि बच्चा या व्यक्ति किस नैतिक अवस्था में है। जैसे सजा के डर से चोरी गलत है, वर्सेस कानून सबके लिए समान है, इत्यादि जैसा कथन। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा कहता है, क्या कहता है, चोरी करना गलत है क्योंकि इसे सजा मिल जाएगी, इससे चोरी करना गलत है, ये पक्ष में हो गया, ठीक। और ये किस अवस्था में है भाई, पूर्व परंपरागत यानी पहली वाली अवस्था, और उसके अंतर्गत जो उप अवस्था है दंड एवं अनुशासन, ठीक है, इसको दर्शाता है। लेकिन अगर कोई ये कहता है, यहां आपने देखा चोरी करना गलत बात है वरना सजा मिल जाएगी, अगर कोई ये कहे कि चोरी करना गलत है, चोरी करने से क्या होगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी, अराजकता, एनार्की, तो ये क्या, कानून एवं दंड अभिविन्यास में चला जाएगा। देखिए इसको पढ़ें। अगला दूसरा प्रश्न, फिर मैं थ्योरी की ओर ले चलता हूं, वरना आपको बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, बिल्कुल नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहता है यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। क्या कह रहा है मित्रों, जेंडर, मेल, फीमेल, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के प्रभाव को ध्यान में रखता है। आप कहेंगे नहीं, कहां ध्यान रखा, स्त्रियों में नैतिकता नहीं होती क्या? ये जो हिंज हैं ये पुरुष हैं, स्त्रियों के साथ पक्षपात करते हैं, ऐसा गिलीगन कहती है, गिलीगन।
या नैतिक तर्क पर संस्कृति, ये कहते हैं सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल। जबकि आप जानते हैं जैसा समाज होगा ना, जैसी संस्कृति होगी, उसका प्रभाव पड़ेगा। यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता। कहते हैं बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता। अब देखें, इन्होंने 6 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया हुआ है, तो सटीक रूप में अवस्था यानी स्टेज के बारे में तो बता रहे हैं, एग्जैक्ट स्टेज। 6 स्टेज के बारे में इन्होंने बोला है ना, तो यह भी गलत। यह प्रायोगिक विधि द्वारा, कहता है एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया है। नहीं मित्रों, नहीं, ये तो एकदम यूनानी कथा जो थी उसके आधार पर है अध्ययन। ये कोई प्रयोग नहीं किया गया था, एक्सपेरिमेंट नहीं था। इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी डन थ्रू एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थिति, मतलब ये करूं क्या करूं भाई, 2 जीवन में रास्ते बन गए, दोनों में से क्या मुझे करना चाहिए, पल्सर बाइक ले कि अपाचे ले। मनुष्य जिंदगी भर 2 रास्तों पर खड़ा होता है। इट प्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन टू चिल्ड्रन। कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभास होता है, दुविधात्मक, मॉरल डायलेमा। मैंने बताया ना आपको, मनुष्य पूरी जिंदगी दुविधात्मक चरणों से गुजरता है, तर्कना के स्तर से गुजरता है, और मॉरलिटी का ही तो सिद्धांत है कोहलबर्ग का। देखेंगे, थ्योरी आप पर है जी। चलिए सिद्धांत को समझ लें। यस, तो सिद्धांत है मित्रों, देखिएगा अब आपको थोड़ा सा समझने में आनंद आएगा और आप इंपॉर्टेंस समझेंगे। चूंकि प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग 8, 9, 10 प्रश्न मिल करके आते हैं आपके 30 पेडागोजी में। तो याद करें, इनके चरणों को याद रखना अनिवार्य है। पहला क्या है, देखें, ओबेडियंस एंड पनिशमेंट। नियमों का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि सजा से बचना है। क्या? सजा से बचने के कारण बच्चे चोरी नहीं करते, क्योंकि इससे क्या होगा, सजा, और यही सजा का डर बच्चों को चोरी करने से रोकता है। नाम से भी तो स्पष्ट है, आज्ञाकारिता और दंड उन्मुखता। विचार क्या है भाई, गलत काम करने से क्या मिल जाएगा, दंड मिलेगा, है ना। इसलिए चोरी करना गलत बात है। बच्चे कहते भी पाए जाते हैं, कई प्रश्न में आपने देखा होगा कि हिंज ने दवाई चोरी की, इससे उसे सजा हो जाएगी। तो दंड वाला जो भी स्टेटमेंट आएगा ना, ये सब आपका ओबेडियंस पनिशमेंट सब स्टेज में। और बात करें प्री कन्वेंशनल पहला का, उपावस्था दंड एवं आज्ञा पालन में। अब दूसरा पढ़िएगा, दूसरा देखें, एक्सचेंज करना। तुमने मेरा कलम लिया, मैं भी तुम्हारा कलम लूंगी। तुमने मेरा टिफिन खाया, मैं भी तुम्हारा टिफिन खाऊंगी। मतलब व्यक्तिवाद लेन देन, जिसे नाम दिया गया सापेक्षतावादी उन्मुखता सिद्धांत। ये उन्मुखता क्या, अवस्थाओं को ही कहते हैं। उन्मुख, ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, इसी को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ठीक है। अब देखें, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए और प्रतिफल के लिए नैतिक निर्णय लेना। मतलब कोई भी किसी के लिए कार्य करता है, बदले में कुछ पाना चाहता है, प्रतिफल। जैसे अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम भी मेरी मदद करोगे, मेरा फायदा हो तभी कुछ करूंगा। तुमने मेरा टिफिन खाया, मैं भी तुम्हारा टिफिन खाऊंगी। ऐसा कहना क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इसी को कहते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज वाली अवस्था, दूसरी उपावस्था। एकदम गौर से समझिएगा,
आपके लिए नया हो सकता है, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे, यदि आप डायलेमा में पड़ेंगे व्हाट इज दिस, बट इट इज वेरी एसेंशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आपने देखा मित्रों, और एग्जाम्पल देखिए, तुमने मुझे मारा, ऐसा ही प्रश्न आया था, तुमने मुझे मारा मैं भी तुम्हें मारूंगी। क्या है ये है नीति परक शास्त्रीय अभिविन्यास, यानी सापेक्षतावादी उन्मुखता। प्रश्न क्या आया था, पूजा ने देखा कि सीमा ने राधा को पीटा, तो राधा ने भी सीमा को पीट दिया और इसकी शिकायत पूजा ने नहीं की प्रधानाध्यापक के आशय। तो ये क्या है, यही तो कि तुमने मुझे मारा, उसने भी उसे पीट दिया बदले में। इंडिविजुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाला व्यवहार करना ही मित्रों टिट फॉर टैट क्या कहलाता है, सापेक्षतावादी उन्मुखता सिद्धांत। तुमने मेरा क्रेयॉन लिया, क्रेयॉन समझ रहे, मोम कलर, तो मैं भी तुम्हारा क्रेयॉन लूंगी, इत्यादि। ये अवस्थाएं किसके अंतर्गत आएंगी, आप कहेंगे पहला जो चरण है उसका दूसरा उप अवस्था सापेक्षतावादी उन्मुखता या व्यक्तिवाद लेन देन अवस्था। अपने स्वार्थ सिद्धिकरण के लिए, व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करने के लिए, क्या करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने वाला सिद्धांत। अब दूसरा है हमारा कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत अवस्था। और परंपरागत में भी आप देखेंगे इसमें भी ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी अच्छे पारस्परिक संबंध, दूसरों के नजर में पापा जी डांटेंगे मुझे पढ़ना चाहिए, तो ऐसा दूसरों के नजर में अच्छा बनने वाला अवस्था, दूसरों के नजर में अच्छा बनने वाला, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तभी तो पापा जी या समाज वाले लोग कहेंगे गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज, ठीक है। इसी को कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी पारस्परिक संबंध, कैसे, अच्छे वाले। आइए समझते हैं। अच्छा लड़का, दूसरे कहते हैं वाह बेटी, वाह 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 बेटा, बहुत अच्छा। तो हम दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए, अप्रूवल पाने के लिए, वाहवाही शाबाशी पाने के लिए, सिद्धांत को लिखिए लिखिए, बेहतर याद होगा, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए। अच्छे बनने और दूसरों की नजर में अच्छा दिखना, दूसरों की स्वीकृति पाने पर ध्यान देने वाला, अप्रूवल ऑफ अदर्स, दूसरों की वाहवाही। लोग क्या कहेंगे इसके डर से अच्छा कार्य करना, अरे लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, मम्मी क्या बोलेगी, फुआ क्या बोलेगी, नहीं नहीं ये गलत कार्य है। फिर समझिएगा, डर के कारण करेगा दंड यदि पाने वाला, तो वो पहले वाले में चला जाएगा, दंड एवं अनुशासन। लेकिन यहां क्या है, दूसरों के नजर में अच्छा दिखना, नाम से ही स्पष्ट है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। अच्छे लोग ऐसे ही करते हैं, गुड पीपल एक्ट दिस वे, ये स्टेटमेंट भी क्वेश्चन से उठ करके आया हुआ है, अच्छे लोग ऐसे ही करते हैं। तो अच्छा बनने का चरण, पापा गर्व करेंगे, प्राउड फील करेंगे, इसलिए ऐसा करो। तो पापा की क्या हो गई, स्वीकृति, वाहवाही, प्रशंसा पाना, प्राइज, अप्रूवल, उसके जैसा बनो। देखो 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 गजोधर का बेटा, हाँ तुम वैसा क्यों नहीं बनते हो, तुम भी वैसा बनो, तो उसके जैसा बनो। अच्छे पारस्परिक संबंध, जैसे होमवर्क पूरा करो नहीं तो शिक्षिका क्या कर देगी, एक्सपेल्ड, मतलब शिक्षिका से क्या होगा, पारस्परिक संबंध नहीं होगा बढ़िया, शिक्षिका की अप्रूवल, स्वीकृति, वाहवाही नहीं मिल पाएगी, तो एक्सपेल्ड होने के डर से भी कार्य करेगा। फिर आप कहेंगे डर से, बाबा शिक्षिका की नजर में अच्छा बनना है, निष्कासित कर देगी शिक्षिका, तो ये क्या होगा, यही अच्छा लड़का अच्छी लड़की संबंध, ठीक। अब है चौथा उप अवस्था जिसका नाम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, मतलब लॉ ऑर्डर निश्चित है, पालन करना है एकदम सबके लिए, लचीला नहीं होगा, अटल होगा, निश्चित, नियम अटल है, शाश्वत है, वो बदलेंगे नहीं,
सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला यह चरण है, इसी को कानून एवं क्रम अवस्था कहते हैं। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेज, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग स्टेज, कई सारे नाम है, याद रखेंगे। देखिए, कानून और सामाजिक व्यवस्था का पालन करना क्या निश्चित है, अनिवार्य है। ट्रैफिक नियम का पालन, क्योंकि समाज में अनुशासन आवश्यक है। अब देखिए, पापा जी बीमार है लेकिन ट्रैफिक लाइट पर जली हुई है लाल वाली, लेकिन फिर भी सिग्नल तोड़ के नहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक नियम का पालन कर रहे हैं, क्या कहला जाएगा? इसी को कहेंगे हम कानून एवं क्रम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, कानून एवं क्रम व्यवस्था। नियम तोड़े तो क्या हो जाएगी? अराजकता, एनार्की फैल जाएगी, समाज गलत रास्ते पर चल पड़ेगा और आप गलत आदर्श के रूप में संबोधित होंगे। देखिए, नियम क्या होता है यहां? अटल, मतलब निश्चित, फिक्स। लॉ इज फिक्स फॉर एवरीबॉडी, शाश्वत है, शाश्वत मतलब निश्चित, जो ना बदले, इसे बदला नहीं जा सकता, नहीं तो समाज में क्या हो जाएगा? अराजकता फैल जाएगी। फिर समझिएगा मित्रों, ये जो चौथा वाला है ना, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस ओरिएंटेशन, यहां नियम नहीं बदलेंगे। नियम किसमें बदलेगा? पांचवा छठा में, फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर में। ये जो है ना लॉ एंड ऑर्डर, एकदम नियम का पालन करना अनिवार्य है, नियम नहीं बदलेगा, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी, नियम को बदल नहीं सकते। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला अभिविन्यास। और ये देखे, तीसरा उत्तर परंपरागत अवस्था, पश्चिम परंपरागत, ठीक, पोस्ट कन्वेंशनल, और इसके अंतर्गत दो उप अवस्था। ये आपका सामाजिक अनुबंध, समाज के लोगों से समझौता करके यहां नियम बदलेगा, और यहां खुद के कोसाइंस से, स्वविवेक यानी अपने खुद के आत्मचिंतन, बुद्धि, विवेक से नियम को हम क्या करेंगे? बदलेंगे। अटल नहीं होगा। इस दोनों अवस्थाओं में ना नियम अटल नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे, निश्चित नहीं होंगे। देखें, पढ़ें, सोशल ऑर्डर स्टेज, सामाजिक अनुबंध, इसी को कहते हैं सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, यानी ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स। जैसे पापा जी की तबीयत खराब है, अच्छा कोई बात नहीं, रेड लाइट, कोई बात नहीं है, रेड लाइट हवलदार साहब से, ट्रैफिक लाइट पुलिस से हमने पूछ करके रेड लाइट पार कर लिया, यानी नियम को बदला हमने। वो जो चौथा था ना लॉ एंड ऑर्डर, वहां पर नियम निश्चित था, अटल था, अचड़ था। समझ पा रहे हैं? अर्थात पांच व्यक्ति बैठ गए, पांच व्यक्ति बैठ गए, मुखिया जी, सरपंच जी, हे हो रमोतार भाई, का कैला जाए अब? हाँ तो कोई बात नहीं है, दोनों के बिहार करा दिल जाए। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, मतलब नियम को बदलेंगे कैसे भाई? समाज के लोगों से गठबंधन करके, समझौता करके, यानी कॉन्ट्रैक्ट करके, सोसाइटी के लोगों से सामाजिक समझौता करके, यानी सोसाइटी का अप्रूवल, मतलब अनुमोदन लेकर के आप नियम में क्या करेंगे? कानून में बदलाव, अर्थात लचीलापन, सामाजिक अनुमोदन, सामाजिक सहमति, स्वीकृति के आधार पर नियम को बदल लेना, कानून को बदल लेना, क्या कहलाता है मित्रों? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज एंड इंडिविजुअल राइट्स, इसी को कहते हैं। समझिए, कानून का पालन कब तक? जब तक कि व्यक्तिगत अधिकार और समाज के हित में है। जैसे व्यक्तिगत अधिकार का हनन हो रहा है, दूसरे के भलाई के लिए नहीं है, तो नियम को तोड़ दो भाई, नियम में बदलाव करो, है ना? जैसे उदाहरण के लिए टैक्स का भुगतान, पे करना, क्योंकि यह समाज के विकास के लिए आवश्यक है। रोड बनेगा, नदी तालाब पोखर बनेंगे, ये क्या है? समाज की जरूरत के लिए आवश्यक है, तो टैक्स का भुगतान किया गया। ये प्रश्न है आपके, है ना, प्रश्नों में दिया गया था। न्याय महत्वपूर्ण है, जस्टिस इज इंपॉर्टेंट, बट द लॉ शुड बी फेयर, लेकिन कानून क्या होना चाहिए? उचित होना चाहिए, सबके लिए क्या होना चाहिए? न्यायपूर्ण होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए।
तो ऐसे ऐसे उदाहरण आपके किसके अंतर्गत, सामाजिक अनुबंध। अनुबंध मतलब होता है जोड़ना, समझौता, यानी लोगों से गठबंधन करके नियम में लचीलापन। अगला जो देखेंगे ना, यूनिवर्सल एथिकल, सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय अभिविन्यास। यहां हम स्व विवेक, स्व निर्णय, आत्मचिंतन के आधार पर, मतलब को साइंस, कॉमन साइंस नहीं कहते, कॉमन साइंस नहीं है, तो को साइंस के आधार पर, स्व विवेक, खुद के चिंतन के आधार पर, लोगों से गठबंधन नहीं करेगा। ये तो यहां पे है ना, 4-5 लोगों से मिलजुल करके गठबंधन। क्या है? सत्य, न्याय, समानता इत्यादि, ये सब ऐसे ऐसे नैतिक सिद्धांत पर आधारित क्या, डिसीजन लेना, निर्णय लेना कि मुझे घूस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये सब क्या है, उच्च नैतिक सिद्धांत। महात्मा गांधी का सत्याग्रह जो नैतिक सिद्धांत के आधार पर था, नैतिक सिद्धांत के आधार पर, ये सब क्या है, तो सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय अभिविन्यास। सत्य और न्याय से समझौता नहीं करूंगा मैं मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन सत्य से, न्याय से, ट्रूथ से, जस्टिस से समझौता नहीं करूंगा। ये मेरी खुद की मानसिकता, स्व विवेक है। और जब खुद का कॉमन सेंस, को साइंस आ जाए मित्रों, ये देखें, तो आप कहेंगे ये क्या है, छठा वाला उप अवस्था, अर्थात यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय अभिविन्यास। अब ये जो 6 अवस्थाएं आपने देखी, ये क्लियर अवस्थाएं, लेकिन कोहलबर्ग कहते हैं कि ये पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, जर्मनी सभी जगह पाया जाएगा, अर्थात ये सार्वभौमिक होगा। क्या होगा? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। जबकि गिलिगन जो है वो कहेंगे नहीं, ये संस्कृति के आधार पर होगा, जैसा देश वैसा भेष, है ना। चल देखिएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायस, बायस देखिएगा, बायस क्योंकि पुरुष के ऊपर ही ये सिद्धांत था ना, केवल पुरुष के दृष्टिकोण पर आधारित है, ऐसा कैरोल गिलिगन, इनकी शिष्या, प्लस ये भी क्या है, मनोवैज्ञानिक ने कहा कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो केवल एकदम पक्षपाती है, जस्टिस नहीं करता है, वो महिलाओं के साथ स्त्रीत्व, फेमिनिज्म को पूर्वाग्रहित करता है। महिलाएं नैतिक निर्णय लेने में संबंध और देखभाल को अधिक महत्व देती हैं। क्या क्या क्या, गिलिगन क्या कहती है ना, गिलिगन कहती है संबंध और देखभाल, फूफा, बेटा, बेटी, रिलेशनशिप को और केयर काफी बेहतर से देखभाल कर पाती हैं। एथिक्स ऑफ केयर को महत्व देती हैं। क्या? कोहलबर्ग ने कहा कि तर्क को महत्ता देते हैं। किसको? न्याय एवं तर्क को। नैतिक तर्क न्याय पर आधारित है ना, न्याय पर आधारित। लेकिन आप देखेंगे पुनः एक बार देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैरोल गिलिगन ने कहा कि केवल पुरुषों के दृष्टिकोण पर ही आधारित है, इसीलिए कोहलबर्ग की ये क्या है, आलोचना है कि इन्होंने पूर्वाग्रह किया है। महिलाएं नैतिक निर्णय लेने में, मॉरल डिसीजन लेने में संबंध, रिलेशनशिप और केयर को अधिक महत्ता देती हैं, जबकि कोहलबर्ग ने न्याय और तर्क को, जस्टिस और रीजनिंग, न्याय और तर्क को, समझेंगे, गिलिगन के अनुसार संबंध और देखभाल अधिक महत्व देता है, ठीक है, और कोहलबर्ग के अनुसार न्याय और तर्क को प्राथमिकता दिया गया। देखभाल का सिद्धांत क्या है भाई? नैतिकता का एक और दृष्टिकोण भी है जो देखभाल पर केंद्रित है, ऐसा कहती है कैरोल गिलिगन, है ना। उनके अनुसार पुरुषों का नैतिक तर्क न्याय पर आधारित होता है। क्या? उनके अनुसार न्याय पर आधारित, क्या? न्याय पर और तर्क पर। आपने देखा ना, किसके अनुसार? कोहलबर्ग के अनुसार। महिलाओं का तर्क देखभाल पर आधारित। किस पर? देखभाल। एकदम प्रश्नों से उठ करके आया हुआ है। आपने सिंपल थोड़ा बहुत पढ़ लिया, बस ये आलोचनाएं नहीं पढ़ा आपने, इसीलिए तो फंसते हैं। आधार और अनुभव का अंतर देखिएगा, बेसिस और एक्सपीरियंस डिफरेंस।
कोहलबर्ग ने नैतिकता को सार्वभौमिक रूप से परिभाषित किया। क्या बोला? यूनिवर्सल, मतलब सभी जगह पाया जाएगा। जबकि गिलिगन क्या कहती हैं कि नहीं नहीं नहीं, नैतिक विकास का आधार ना व्यक्तिगत, मतलब उस पर इंडिविजुअल रूप में जो बीत रहा है। जैसे 5 साल का बच्चा है, अब उसको कोई आकर के पीटने लगा, बगल में रिवॉल्वर रखा हुआ है, तो रिवॉल्वर उठा के धाए मारेगा कनपट्टी में। उस समय डर नहीं कि दंड और अनुशासन वाले चरण में प्रवेश करेंगे, जी नहीं, धाए कनपट्टी झाड़ देगा एकदम में। तो आधार क्या होता है? व्यक्तिगत उसका एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल अनुभव और सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, समाज कैसा है, सोसाइटी कैसा है, ऐसा गिलिगन कहती हैं। लेकिन कोहलबर्ग कहते हैं सार्वभौमिक रूप से, है ना। अब हम लोग इस पहले प्रश्न को हमने देखा हुआ था ना, ठीक है। व्यक्ति की आयु, ये आयु जो है ना पूरी तरह कंप्लीटली फिक्स नहीं किया गया है, क्योंकि विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन इन्होंने एकदम कंप्लीटली नहीं बातें की हुई हैं। व्यक्ति द्वारा दिया गया विपक्ष में उत्तर चोरी के पक्ष में या फिर या फिर पक्ष में या तो विरोधाभास में। व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर है तर्क, ये दोनों ही आपके उत्तर सही होंगे, बी और सी। और फिर आपने देखा था मित्रों, ये दूसरा वाला आपका ताजा तरीन प्रश्न, ये देखें कौन सा कथन सही है। इस आधार पर आप देखेंगे संस्कृति और जेंडर पर प्रभाव को ध्यान, संस्कृति नहीं सार्वभौमिक, और जेंडर का कहां ध्यान रखा, खाली पुरुष की बात की थी। यह बच्चों में नैतिक विकास प्रगति सटीक अवस्था, अवस्था को निर्दिष्ट नहीं करता, करता है ना, 6 अवस्थाएं के बारे में बताया है। यह प्रायोगिक विधि, प्रयोग नहीं था, ये तो कहानी थी जी, यूनानी कथा। दुविधात्मक स्थिति, जी हाँ, प्रत्येक चरण का 2 उप अवस्था, जैसे दंड एवं आज्ञा पालन, फिर उसके बाद सापेक्षतावादी उन्मुखता सिद्धांत। अर्थात प्रत्येक चरण के 2 दुविधा के रास्ते बनते हैं, तर्क के रास्ते बनते हैं। तो दुविधात्मक सिचुएशन को, अर्थात कॉन्फ्लिक्ट डायलेमा सिचुएशन को ये क्रिएट करता है। अगला प्यारा सा प्रश्न आपकी सेवा में, और ये है 7 जुलाई 2024 का प्रश्न। नैतिक विकास कहता है, विच मेथड डिड लॉरेंस कोहलबर्ग यूज टू स्टडी मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? कौन सा मेथड? अवलोकन का क्या ना, प्रायोगिक विधि प्रयोग किया था क्या, एक्सपेरिमेंट नहीं, मात्रात्मक शोध कार्य क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, जी नहीं, मात्रा गणनात्मक, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना, जी हाँ, अनुक्रिया की समालोचना, मतलब ये दुविधाएं मॉरलिटी डायलेमा के बारे में वर्णन करते हैं। नैतिक तर्कणा के आधार पर ये बातें करते हैं कि जैसे क्या हिंज को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चुरानी चाहिए थी? बच्चे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सजा हो सकती है। फिर हम कहेंगे फिर 7 फेरे जो लिए वो भी तो गलत है, और ताला चुराना तो तोड़ना वो भी गलत है। फिर उन्होंने बच्चों को अनुक्रिया, रिस्पॉन्स और विशेषकर उसमें छिपे तार्किक तर्क को बताया, है ना, विश्लेषण किया। क्या विश्लेषण किया? 7 फेरों के साथों वचन निभाऊंगा। क्या हुआ वो वादा? हाँ, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और ताला तोड़ने से, दवा चुराने से ही तुम तो डर गए। तो दोनों ही गलत, बताइए किसको सही कहेंगे? दुविधात्मक स्तर है मित्रों, दुविधा का तर्क का स्तर है। इसीलिए तो ये प्रश्न हमारा बहुत ही प्यारा सा, और डी नंबर इसका उत्तर होगा, है ना, मॉरल डायलेमा को प्रस्तुत करता है यह। और इसी के आधार पर कोहलबर्ग ने अपने चरणों का सिद्धांत, नैतिक तर्कणा का सिद्धांत दिया हुआ है। कैरोल गिलिगन की आलोचना, केंद्रीय तर्क, सेंट्रल जो इनका मेन भाव है, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, क्रिटिक करने का, आलोचना करने का, 21 जनवरी 2024 का आपका प्रश्न है। बताइए, देखभाल की नैतिक और नारीवादी दृष्टिकोण,
कैरोल गिलिगन कहते हैं कि देखभाल स्त्रियों में पाया जाता है केयर, और संबंध नारीवादी दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। ऐसी बात तो नहीं कहा गया है। बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध, देखिए प्रणाली का उपयोग, एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया गया था ना ये। हाँ, ये तो केवल तर्कणा के आधार पर था। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। अब देखें, बताइए क्या मिल गया हमारा उत्तर। आप जानते हैं कैरोल गिलिगन क्या कह के आलोचना करती हैं? अभी आपने पढ़ा था मित्रों, अभी आपने देखा हुआ था। कैरोल गिलिगन कहती हैं कि स्त्रियों के साथ पक्षपात किया गया है। कैरोल गिलिगन ने कहा कि कोहलबर्ग का सिद्धांत पुरुषों के दृष्टिकोण पर ही आधारित है और उसमें महिलाओं की देखभाल आधारित नैतिकता, केयर बेस्ड मोरालिटी की क्या की गई है, उपेक्षा। और क्या कहा, एक बात बताइए, क्या स्त्री में, हमारी बहनों में क्या नहीं होता है तर्किकता? होता है ना। तो हिंज जो थे हाइनस, वो तो पुरुष थे, तो केवल उसी पे करने से उसी की कहानी को संपादित करने से संभव थोड़े हो पाएगा। तो कर दिया ना इन्होंने, क्या आलोचना कैरोल गिलिगन कि महिलाओं में संबंध और देखभाल पर आधारित पाई जाती है क्या, नैतिकता। उनका मानना था कि महिलाएं निर्णय लेने में रिश्तों और देखभाल को, संबंध और देखभाल को, रिलेशंस और केयर को प्रायोरिटी देती हैं, प्राथमिकता देती हैं। जबकि कोहलबर्ग का सिद्धांत किस पर, जस्टिस और नियम, लॉ पर आधारित है, न्याय और तर्क पर आधारित। याद रखेंगे ये दोनों लाइनों को पुनः। अगला प्यारा सा प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता, क्या दिया गया है, कौन सी अवस्था में कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? कानून की नैतिकता में बताइएगा, कानून एवं क्रम, लॉ एंड ऑर्डर, जो कि आपका परंपरागत अवस्था अर्थात दूसरी वाली अवस्था का चौथा वाला चरण है, जिसे हम कहते हैं कानून एवं क्रम अर्थात लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग अवस्था। पढ़े थे ना अभी, इसीलिए अपन बोल रहे हैं उसको याद रखिए। दिमाग में 6 स्टेज रहेंगे तभी तो फिर आप कह पाएंगे कि ये बातें किस अवस्था में जाएंगी। कन्वेंशनल मोरालिटी अर्थात परंपरागत अवस्था, परंपरागत पारंपरिक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सामाजिक नियम, कानून और अनुमोदन आधारित नैतिकता को समझता है। इसमें कानून का पालन, क्योंकि यह समाज में व्यवस्था बनाए रखता है। मतलब कानून का पालन क्या, अटल रूप में करना है, भले कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, तबाही आ जाए, दुनिया लुट-पुट जाए, लेकिन नियम को पालन करना है। फिक्स है, शाश्वत है नियम, अटल है नियम। दवा चुराना गलत है क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। ये कैसा स्टेटमेंट है मित्रों? आप कहेंगे चौथा उपअवस्था जो है सामाजिक कानून अभिविन्यास, यानी समाज में कानून को बनाए रखने वाला अभिविन्यास। नेक्स्ट, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति कहता है अपने निर्णय, यानी मेरा सेल्फ का जो डिसीजन है उसको व्यक्तिगत अधिकार और सर्वोपरि अच्छाई पर आधारित करता है? और प्रश्न देख रहे हैं 8 जनवरी 2021 का 6 to 8। बताइए क्या समझा आपने? पढ़ें, आज्ञा और दंड बिल्कुल नहीं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, अपने निर्णय के आधार पर अर्थात खुद का डिसीजन जो है, पर्सनल राइट्स एंड द ग्रेटर गुड, इंडिविजुअल बेस। बताएं, सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल जो कि छठा वाला आपका है, लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ तो क्या होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून एवं क्रम, नियम अटल हैं, फिक्स हैं, नियम नहीं बदलेंगे। ये क्या है, डी नंबर, यही पर स्वविवेक, स्वनिर्णय, स्वतर्कना का प्रयोग करते हैं, कोसाइंस का प्रयोग बताया था ना हमने। यहाँ देखिए दिया भी गया है, अपने निर्णय के आधार पर, कौन से स्तर पर भाई,
किस स्टेज पर? यही जो छठा वाला स्टेज है आपका, सार्वभौमिक नीतिपरक शास्त्रीय अभिविन्यास। इसी स्टेज पर व्यक्तिगत अधिकार के लिए सर्वोपरि अच्छाई, घूस नहीं लूंगा मैं, भ्रष्टाचार फैल जाएगा इससे समाज में, तो इस आधार पर पढ़े न्याय, जस्टिस, समाज, संस्कृति के बारे में सोचता है कोई मनुष्य, सार्वभौमिक नीतिपरक शास्त्रीय अभिविन्यास में। वो पांचवा नहीं है, पांचवा वाला सामाजिक संविदा, वहां पर तो हम सामाजिक लोगों के साथ अनुमोदन करते हैं, गठबंधन करके नियम में बदलाव करते हैं। ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का छठा वाला है, छठा चरण। व्यक्ति यहाँ निजी नैतिक सिद्धांत के आधार पर डिसीजन लेता है, समानता, बंधुत्वता, स्वतंत्रता, न्याय आदि ऐसे ऐसे सर्वोपरि अच्छाई पर आधारित, ऐसे ऐसे समानता, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, ऐसे सर्वोपरि अच्छाई पर आधारित। तो ये क्या? छठा वाला व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा। समीक्षा करता है लॉरेंस कोहलबर्ग से, बताइएगा। सुपरिभाषित और कहता है सुस्पष्ट है। चरण क्या है? सुपरिभाषित है, परिभाषा दी गई है, सुस्पष्ट है। कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का आकलन करता है। स्त्रियों के बारे में तो बातें नहीं करते हैं जी। कोहलबर्ग के सिद्धांत चरण पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के वर्णन के क्रमों के लक्षण को चित्रित करते हैं। पियाजे महोदय ने क्या दिया हुआ था जी? सबसे पहले दिया हुआ था मोरलिटी का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत। उसी को संशोधन किया किसने? कोहलबर्ग ने। ठीक, अब कोहलबर्ग ने अपने भागीदारियों यानी पार्टनर्स जो भी थे के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया, जिसमें उसने 3 से 4 वर्ष के अंतराल में उनका इंटरव्यू किया। नहीं, ये इंटरव्यू पर आधारित तो है ही नहीं, है ना। अच्छा, पियाजे वाला जो स्टेटमेंट था वो भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है मित्रों, दिखाऊंगा मैं आपको एनालिसिस। हाँ देखें, यह समीक्षा, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना है, जो कैरोल गिलिगन द्वारा दिया गया था। कौन सा? कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का आकलन करता है, ये गलत है। और बाकी तीनों विकल्प क्या है हमारे? उनका मानना था कोहलबर्ग का सिद्धांत महिलाओं की नैतिक सोच को कम आंकता है। स्त्रियों के साथ क्या किया? पूर्वाग्रह किया, है ना। और यही क्या होगा? आलोचना, विवेचना, क्रिटिसिज्म। आप कहीं ना कहीं फंस गए होंगे। ये देखें, हिंदी में जो दिया गया है समीक्षा, एनालिसिस, विश्लेषण, लेकिन देखना आपको क्या होगा? इंग्लिश, क्रिटिक, क्रिटिसिज्म, जिसका मतलब ही होता है आलोचना करना। गलत कौन सा होगा? कोहलबर्ग सिद्धांत में चरण सुपरिभाषित, सुस्पष्ट है, बिल्कुल सुस्पष्ट है। कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन प्रस्ताव स्त्रियों पर आधारित नहीं है, यही गलत है, यही उत्तर है। पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक जो विकास है वर्णन, उसी के क्रम के लक्षण को चित्रित किया, उसी का संशोधन किया था, ठीक है। कोहलबर्ग ने अपने भागीदारी के साथ लंबे समय तक अध्ययन किया, जिसमें उसने 3 से 4 वर्ष के अंतराल में उनका साक्षात्कार किया। 3 से 4 वर्ष के अंतराल में। अब देखें, ये बातें तो होंगी नहीं, लेकिन जो आलोचना है, समीक्षा है, इसके बारे में तो वर्णन नहीं किया गया है ना। आलोचना मतलब क्या? जो कैरोल गिलिगन या फिर इनके जो भी सिद्धांत के विरोधाभास में थे, और वो कैरोल गिलिगन थे जी, जो कि कहते हैं स्त्रियों के साथ इन्होंने क्या किया? पूर्वाग्रह, जेंडर बायस। पढ़ेंगे इसे। अगला प्यारा सा प्रश्न है आपका,
पश्च परंपरागत, क्या दिया गया? कोहलबर्ग द्वारा सुझाई गई पश्च परंपरागत, अर्थात तीसरा वाला जो है उसमें भी दो उपअवस्था है ना, सामाजिक अनुबंध और दूसरा सार्वभौमिक नीतिपरक शास्त्रीय अभिविन्यास। तो पश्च परंपरागत जो है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उसके अंतर्गत जो पांचवा नैतिकता का स्तर है उसमें क्या अंकित होता है? पांचवे वाले को क्या कहते हैं, याद रहेगा आपको तब ना। पांचवे वाला क्या होगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि सामाजिक संविदा अभिविन्यास, जहां पर हम दूसरों का क्या लेते हैं? अनुमोदन। किसके लिए? समाज की भलाई के लिए, समाज की स्वीकृति के लिए, स्वीकृति लेकर के नियम में लचीलापन, बदलाव। मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंध को स्वतंत्र रूप से निभाना, क्या करना? मानवता की भलाई के लिए, अर्थात वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, हम क्या करते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध पर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना। कहते हैं अनुबंध पर पढ़े, अनुबंध के पढ़े, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट से भी मतलब कोई मतलब नहीं है, किसी का कोई केयर ही नहीं करना, बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, गलत हो गया ना। ऐसे नैतिक नियम प्रतिपादित करना जो आचार संहिता से मतलब उल्टा पुल्टा हो, अलग हो, कानून के बाहर हो, एक अच्छे व्यक्ति की तरह प्रतीत होने की चाहिए भी नहीं जी। क्या मिल गया? एक नंबर। क्या कि टू अपहोल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये पांचवें चरण को कहते ही है, सामाजिक संविदा अभिविन्यास। और समाज के लोगों से हम गठबंधन करके क्या करते हैं? नियम में बदलाव करते हैं। व्यक्ति नियम और कानून का पालन समाज की भलाई के लिए करता है, ना कि केवल जी सर, यस सर। गलत है तो नियम में बदलाव करेंगे, सर से पूछेंगे, मम्मी से, पापा से पूछेंगे, सामाजिक लोगों से संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट करके, यानी सामाजिक समझौता के आधार पर क्या करेंगे? हम नियम को लचीला बनाएंगे, फ्लेक्सिबल, बदलाव। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर स्टेज में क्या पाया जाता है? लॉ एंड ऑर्डर में एकदम कानून निश्चित है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह कानून व्यवस्था को बनाए रखे। चोरी करना गलत बात है, वरना समाज में क्या फैल जाएगी? अराजकता। मतलब सभी को इसे पालन करेगा, करना ही करना है। और ये चौथा स्टेज है मित्रों, चौथा वाला, जो कि आपका परंपरागत कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर कौन सा? प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? वही ना, इसके अंतर्गत दो, एक तो आपका ओबेडियंस एंड पनिशमेंट, दंड एवं अनुशासन, और दूसरा लेन देन, नहीं व्यक्तिगत बोले हुए थे, व्यक्तिगत लेन देन, एक्सचेंज बताए हुए थे। इसी को हम क्या कहते हैं? नीतिपरक शास्त्रीय अभिविन्यास, नीतिपरक, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। तो इस बात पर ध्यान कि सांस्कृतिक कारक और जेंडर नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, ये देखिए। दंड एवं अनुशासन की कोई बात हो रही है क्या? नियम का पालन या अवज्ञा, अवज्ञा मतलब डिसओबे कर देना, डिसओबे, अच्छे या बुरे परिणाम से निर्धारित होता है। क्या कह दिया? अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणाम से। व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा को बनाए रखने का प्रयास करता है। अच्छा, दूसरे की अपेक्षा को बनाए रखना किसमें? अच्छा लड़का अच्छी लड़की में। स्व चुना हुआ, कहता है खुद से चुना हुआ, सेल्फ चूजन, मतलब कि स्व विवेक। तो ये भी तो आपका छठा में चला गया ना, सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय अभिविन्यास में, सार्वभौमिक संविदा वाले अभिविन्यास में। तो ये भी गलत है। क्या? नियम का पालन या उसको टाल देना, अच्छा या बुरा, जैसे ये कार्य मैं नहीं करूंगा वरना क्या मिल जाएगा? दंड,
ये क्या हो गया? बूढ़ा। नहीं नहीं, ये कार्य मैं पालन करूंगा, इससे मुझे मम्मा चॉकलेट देगी। अच्छा है, तो दंड के आधार पर हो गया ना। दंड, इसी को तो कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन, जो कि किसमें पाया जाता है मित्रों? ये पूर्व परंपरागत अवस्था में। चलिए ठीक है, उसे दंड मिलेगा या पुरस्कार मिलेगा, आज्ञा कालन दंड अभिविन्यास कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक असतत प्रक्रिया है, कहता है डिसकंटिन्यूड है, जो 6 चरणों में होता है। फिर कहता है बच्चों की सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर, संस्कृति के संदर्भ पर निर्भर किया था क्या? इन्होंने तो क्या कह दिया था, समाज संस्कृति नहीं, ये सभी जगह पाया जाएगा। कल्चर बदलता है ना, कल्चर सोसाइटी बदलता है ना, इन्होंने सार्वभौमिक कह दिया, यूनिवर्सल, अर्थात कोई लेना देना नहीं है समाज से, संस्कृति से। बच्चों के आईक्यू जो है, इंटेलिजेंस कोसेंट, बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं, पूरी तरह आनुवांशिक जेनेटिक्स, माता पिता से मिला हुआ जेनेटिक्स बिल्कुल नहीं। तो क्या है ये? एक असतत प्रक्रिया जो 6 चरणों में पाई जाती है। कितने चरण बताए? 6 चरण बताए हुए थे। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, असतत प्रक्रिया। ऐसा ही आप प्याजे में देखते हैं, प्याजे का 4 चरण संज्ञानात्मक विकास का, वो भी क्या होता है? खंडित होता है, असंबंधित, असतत होता है। यानी एक चरण पूरा करने के बाद ही अगला चरण आता है। एक चरण टूट गया, कंप्लीट, कहां सतत चला बताइए? लगातार चला, अब तब बच्चा दूसरे चरण में घुसेगा, है ना। तो आप सतत कंटिन्यूअस कैसे कह सकते हैं कि यह लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस चलता रहेगा? एक चरण के पूरा होने के बाद तब अगला चरण आता है। कुल 3 लेवल की बात करते हैं, है ना, 3 लेवल की बात करते हैं, स्तर की बात करते हैं। पहला वाला आप देख पा रहे हैं, और इसमें 2 स्टेज की बात की गई है, कुल 6 स्टेज, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के पारंपरिक नैतिक के चौथे चरण, कौन सा पूछा? चौथा, और चौथा में लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब समाज के नियम अटल हैं, एकदम बदला नहीं जा सकता है, इससे समाज में अराजकता फैल जाएगी, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है ना, सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, मेंटेन करना है, समाज के नियम का पालन करना है, निश्चित नियम। किसी क्रिया के भौतिक परिणाम जैसे कि पिटाई या फिर डेयरी मिल्क चॉकलेट, ये सब क्या है? फिजिकल रिजल्ट नहीं, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन। अच्छा या बुरा, मतलब रसगुल्ला चुरा के खा लूंगी तो पापा जी मुझे कूट देंगे, पकड़ के हूथ देंगे, नहीं जी। नियम का पालन करने के बदले में लाभ की अपेक्षा, ऐसी बातें नहीं जी, लाभ की अपेक्षा, ये तो फिर आपका जो है नीति परक शास्त्रीय में चला जाएगा, दूसरे वाले में, अर्थात एथिकल इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। सी, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम का पालन करना है जी। स्व चुना हुआ, ये तो छठा में चला जाएगा, यही हो जाएगा ना, सामाजिक व्यवस्था मेंटेनिंग करने के लिए, रूल्स फॉर सोशल ऑर्डर के लिए, कानून एवं क्रम व्यवस्था। कोई नियम तोड़ेगा तो समाज कैसे चलेगा भला? समाज में एनार्की आ जाएगी। समाज की व्यवस्था बनाए रखना है, चाहे वह कानून नियम हो, कड़े कानून हो, या परंपराएं ट्रेडिशन हो। लाल बत्ती तोड़ना गलत है, न सिर्फ सजा के डर से, बल्कि इसीलिए कि ट्रैफिक का अनुशासन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कई सारे लोग दब जाएंगे, कुचले जाएंगे, क्योंकि सब देखा देखी करने लगेंगे। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंख मूंद करके नियम पर चलते जाना। कैसा कैसा फीडबैक आप देंगे, शेयर करना चाहेंगे वीडियो को? देखिए जरा, क्या फीडबैक देना चाहेंगे, देखें जरा। हाँ देखें जरा,
चलिए, इसका उत्तर मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, हौसला अफजाई करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें प्लीज, ताकि और भी वीडियो बनाने में हमें प्रेरणा मिले। देखिए, नैतिक विकास के अंतिम चरण, और अंतिम चरण का नाम आप जानते ही हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत की नैतिकता और विवेक के व्यक्तियों में क्या विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है, मतलब स्व विवेक के आधार पर कार्य किया जाता है ना, सार्वभौमिक संविदा वाला, सार्वभौमिक यूनिवर्सल एथिकल, सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय अभिविन्यास। नियम को निश्चित निश्चित नहीं माना जाता, ये तो चौथे चरण में आ जाएगा। दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा, चाह, दूसरों से सम्मान पाना, रिस्पेक्ट पाना, यह महसूस करना कि कानून को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, कानून को बनाए रखना उनका क्या कर्तव्य है। यह विश्वास करना कि नियमों का क्या कहता है, अंधा हो करके मतलब नहीं चलना है, अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका परीक्षण, टेस्टिंग करना चाहिए कि यह समाज की भलाई के लिए है या नहीं है। अब देखिए सी नंबर क्या आ रहा है, कानून को बनाए रखना उनका कर्तव्य है, कानून को मेंटेन रखना उनका कर्तव्य। और आप ना सी और डी में काफी बेहतरीन फंसते नजर आएंगे, सी और डी में, बताइएगा क्या। अच्छा सी नंबर, चलिए आप लोग समझदार हो गए हैं क्या। मैं बताना चाहूं, बिल्कुल गलत। समाज में टेस्टिंग करना है, मतलब ये जो नियम बना हुआ है ये समाज की भलाई के लिए है कि नहीं भाई, इसे बदलना चाहिए कि नहीं, तभी तो मिलेगा ना स्व विवेक, स्व विवेक को साइंस, अर्थात कॉमन साइंस, स्व विवेक, स्व निर्णय, आत्मचिंतन के आधार पर। इस स्टेज में क्या होता है ना, अंतिम वाले स्टेज में नैतिक सिद्धांत होते हैं न्याय, समानता, मानव अधिकार इत्यादि पर आधारित, है ना। वह कानून का सम्मान करता तो है, लेकिन अगर कानून नैतिक सिद्धांत के खिलाफ है, विरोध में है, तो हम उसको नहीं मानेंगे। यानी इसी को क्या कहा गया, परीक्षण करना, टेस्टिंग करना। गांधी जी का असहयोग आंदोलन ब्रिटिश कानून तोड़े क्योंकि वह अन्यायपूर्ण था, तो ब्रिटिश ने जो बनाया था कानून उसको तोड़ दिया गांधी जी के असहयोग आंदोलन के द्वारा। गांधी जी ने तोड़ा कि नहीं बताइए, अन्यायपूर्ण था ना। तो नियम तोड़ना किसके लिए, समाज की भलाई के लिए, और ये खुद के आधार पर किया, स्व विवेक के आधार पर, स्व चिंतन के आधार पर। यानी नियम का अंधा रूप में पालन नहीं करेंगे, उनका परीक्षण करेंगे, अंधानुकरण नहीं करना। और ये जो देख रहे हैं आप, ये महसूस करना क्या कि फील ड्यूटी बाउंड टू अपहोल्ड लॉज, क्या कहा जा रहा है, यह महसूस करना कानून को बनाए रखना उनका कर्तव्य, मतलब ये भी चौथा में एकदम, कानून को बनाए रखना मेरी ड्यूटी है, कानून को पालन करते चलेंगे हम, अंधा रूप में चलते चलेंगे वरना एनार्की फैल जाएगी। ये हमारा डी नंबर। और बेहतरीन एक एक प्रश्न आपके श्रृंखला के सीरीज में आए हुए हैं, अंत तक बने रहे। रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है, वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह नहीं चुराता क्योंकि उसके अभिभावक उसे बुरा बालक कहेंगे। क्या कह देंगे, बुरा बालक। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश किस नैतिक की अवस्था में, नैतिकता की अवस्था में, अच्छा कौन कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे कि गंदा लड़का, बैड बॉय, रमेशवा कलम किए चोरैली तू, आए Why you stole? अच्छा बताइए 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 बताइए, दंडे में अनुशासन ना ना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यही तो है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी सामाजिक अनुमोदन पाना, स्वीकृति, वाहवाही, प्रशंसा। रमेश पेन चुराने का सोचता है लेकिन नहीं चुराता क्योंकि उसे डर है कि उसके माता पिता उसे बुरा बालक कहेंगे, यानी कि अच्छा लड़का नहीं कहेंगे। और हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। क्या हो जाएगा ये, उप अवस्था, दूसरे का
कौन सा? पहला, अर्थात तीसरा सब स्टेज। एक बार प्रश्न को देख लें। दंड एवं अनुशासन नहीं है ये, है ना? ओबेडियंस पनिशमेंट, पनिशमेंट देने की बात नहीं हो रही है। अभिभावक से डर लग रहा है कि वो उसे अच्छा लड़का नहीं कहेंगे। तीसरे स्तर की स्वर्णिम नियम वाली अवस्था में बच्चा क्या करता है? अब देखें, ये क्या कहा जा रहा है? गोल्डन रूल वाले स्टेज में, तीसरे स्तर में, थर्ड लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, दूसरों को प्रसन्न रखना चाहता है। क्या? कर्तव्य पालन द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखता है, सही और गलत के लिए नियम अपनाता है, सार्वभौमिक सिद्धांतों का पालन करता है। बताइए। तिलस्मी प्रश्न फंसा डाला ना। चलिए देखें, सबसे पहले तो आप देखिए गोल्डन रूल, ठीक? तीसरा चरण आप जान रहे हैं ना, तीसरा वाला, तीसरा गोल्डन रूल, जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं वैसा ही उनके साथ करते हैं। क्या है? गोल्डन रूल, जिसे हम क्या कहते हैं? अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इसी को ना कहते हैं पारस्परिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशन वाला। बच्चा दूसरों को खुश रखना, मदद करना चाहता है। जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की में आपने देखा था कि शिक्षिका निष्कासित कर देगी, इसलिए मुझे जो है ना रूल को फॉलो करना चाहिए। माता पिता जो है बूम बूम बूम, बेटा मदन देखो ना पापा गाड़ी आ गया, तुरंत बच्चा मोबाइल फेंका और तुरंत लग गया एकदम जो है ना किताब लेकर के। क्या है? गोल्डन रूल वाली, यानी स्वर्णिम नियम वाली अवस्था, दूसरों को खुश रखने वाला, मदद करने वाला अवस्था, यानी पारस्परिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ताकि उसे भी प्यार और सम्मान मिले। किसी दोस्त की मदद सिर्फ इसीलिए करना कि वह भी बदले में आपकी मदद करे, तो ये क्या? दूसरों को प्रसन्न रखने वाला अवस्था, इसे आप क्या कहेंगे? तीसरे स्तर की स्वर्णिम, अर्थात what does a child do in golden rule stage of third level of moral development? Third level of moral development, थर्ड लेवल क्या कहा जा रहा है? थर्ड लेवल। और थर्ड लेवल क्या, किसे आप कहते हैं? थर्ड लेवल बताइए। पश्चिम परंपरागत, यानी उत्तर परंपरागत, थर्ड लेवल बोला जा रहा है। और इसके अंतर्गत आपका जो है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय अभिविन्यास क्या कहता है? हम दूसरों को भलाई, दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखते हैं, दूसरों को प्रसन्न रखना, स्व विवेक के आधार पर। किसके आधार पर? स्व विवेक, स्व निर्णय के आधार पर, है ना? कर्तव्य पालन द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाए, ये तो फिर पांचवा चला जाएगा। फिफ्थ, हमें छठा वाला ले लेना है, तीसरा के अंतर्गत, थर्ड के अंतर्गत, सबसे अंतिम वाला, सबसे अंतिम वाला, जिसे कि हम कहते भी हैं स्वर्णिम नियम वाली अवस्था। सही और गलत के लिए नियम अपनाता है, सार्वभौमिक सिद्धांत का पालन करता है, सार्वभौमिक सिद्धांत का पालन। गलत। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कोहलबर्ग अवस्थाओं और उनके अंतर्निहित सिद्धांत का सही जोड़ा खोजना है। 7 जनवरी 2022 का प्रश्न। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कानून और नियम का लचीलापन, कानून और नियम क्या? लचीला, अर्थात बदलने वाला। अच्छा लड़का अच्छी लड़की किसमें? अधिकार के डर और सजा से बचने पर ध्यान। सजा से बचने वाला ये थोड़े है, सजा तो वो जो पहले वाले में ना, दंड एवं अनुशासन। कानून और व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर वाला। एहसान का समान आदान प्रदान, आदान प्रदान किसमें होता है? बताइए। आप कहेंगे, बोलिए। अरे बाबा, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, नीति परक शास्त्रीय
तुमने मेरा क्रेयॉन लिया, मैं भी तुम्हारा लूंगा। तुमने मेरा टिफिन खाया, मैं भी तुम्हारा टिफिन खाऊंगी। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना अभिविन्यास, ये तो कानून एवं क्रम हो जाएगा, विवेक के स्व चुना हुआ थोड़े हो जाएगा। तो 1 नंबर केवल सही है, 1 इज द सही पेयर। कानून और नियम लचीला, अगर वे न्याय के खिलाफ है तो बदले जा सकते हैं। लचीला का मतलब समझ रहे हैं ना, लचीला, बदलने वाला। अच्छा, यहां भी सही पेयर आपसे पूछा जा रहा है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, कानून और नियम का लचीलापन। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अधिकार के डर से जा। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। Which of the following is the correct pair of Kohlberg stage with their underlying principle? अरे बाबा, what is this? हाँ, चलिए मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये जो आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है, तो कहते हैं किसमें सही वर्णित है, कौन से में? देखें, व्यक्तिगत आवश्यकता, व्यक्तिगत पर्सनल नीड, खुद की जरूरत को फॉलो करना, ये दूसरा सब स्टेज है। मित्रों और संबंधियों का स्नेह स्वीकृति बनाए रखना, दूसरों का स्वीकृति, अच्छा लड़का अच्छी लड़की में आएगा। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए क्या है, मान्यता है, मान्य है, संपूर्ण मान्यता के लिए। स्वयं के लिए कानून और नियम को उचित ठहराना। अब बताएं, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत समझ रहे हैं, न्याय, अन्याय, समानता, एकता, अखंडता, ये सब क्या है, अमूर्त, नहीं दिखने वाला। भ्रष्टाचार, ये सभी क्या है, अमूर्त। और ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर के रूप में, नहीं। निर्णय सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो छठा वाला है ना, न्याय, समानता, मानवाधिकार, ये सभी क्या है, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत, यानी एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल थ्योरी के आधार पर, जो कि संपूर्ण सभी मानव के लिए, ह्यूमन राइट्स की भलाई के लिए, सब जिसको मान्यता दे, स्वीकार करे, उसके लिए सोचता है। इसी को तो कहते हैं स्वर्णिम नियम वाली अवस्था, गोल्डन स्टेज वाली अवस्था। ये जो छठा वाला आपका है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। हाँ, चलिए, काफी लंबा वीडियो हो गया, पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है मित्रों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए।